तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट्स के लिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ये जो ग्राफ है वो ऐसे शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो टाइम है, ले लेते हैं हम सेकंड्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन विच इज इन मोल पर लीटर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई टी है यहाँ पे 0, जहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या होगा 0 ही होगा। सॉरी, यहाँ पे तो रिएक्टेंट की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन हाई होगा क्योंकि वो कंज्यूम होता है। तो जैसे ही टाइम जाता रहेगा क्या होगा, टाइम पास एंड रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। लेकिन यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है वो आगे मैं बता चुका हूँ कि रेट ऑफ दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट रहती है वो सेम हो जाती है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गई, या फिर दो कंडीशन हो सकती है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, या फिर इक्विलिब्रियम क्या हो गई, इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। दोनों ही सेम ही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएगा। अगर हम इस साइड मतलब कि रिएक्टेंट की साइड कुछ ज़्यादा रिएक्टेंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अगर वहाँ पे डाल देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम ही है। तो अगर मान लो कि हम दो कंडीशन ले ले, कोई यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले ले T1 और यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले T2, तो यहाँ पे T1 का कंसंट्रेशन होगा C1 और यहाँ पे T2 का कंसंट्रेशन होगा C2, ठीक है। कंसंट्रेशन एट T1 इज इक्वल टू C1, ठीक है, और कंसंट्रेशन एट T2 इज इक्वल टू C2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये T2 जो है वो T1 से आप देखो क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि टाइम ऐसे पास हो रहा है तो T2 तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो C1 पहले और यहाँ पे C2, मतलब कि C1 जो है वो C2 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 से। आप यहाँ का कंसंट्रेशन देखो, यहाँ का देखो, यहाँ पहले ज़्यादा था फिर कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टेकन। मतलब कि टाइम जो भी होगा वो फाइनल टाइम, मतलब कि जो भी फाइनल T1 होगा T2 होगा वही उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब कि C2, ठीक है। तो यहाँ पे C2 है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, इनिशियल T1 टाइम का माइनस C1 अपॉन फाइनल टाइम क्या है T2 और इनिशियल T1, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जो आप देख रहे हो C2 माइनस C1, यहाँ पे आप देखो, लेकिन C1 तो C2 से बड़ा है, मतलब कि अगर C2 जो है वो 50 होगा तो C1 क्या होगा, 100 होगा। तो 50 माइनस 100 करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी ना, बराबर ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेगेटिव की वैल्यू आ गई डेल्टा C अपॉन ये क्या होगा T2 माइनस T1 डेल्टा T, ओके। T2 माइनस T1 डेल्टा T, C2 माइनस C1 डेल्टा C। बट यहाँ पे नेगेटिव क्यों शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हुआ वो डिक्रीज होगा, वही ये नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है, वही शो करता है, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं
आर लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है ना, तो आर लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वी कैन से आर हियर। ओके, क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। रिएक्टेंट की बात हो गई, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, चलो अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो राइट डाउन हियर प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि सीधा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, तो वैसे ही आगे लिया, यहाँ पे कोई t1 टाइम ले लो, जहाँ पे क्या होगा, ये c1 होगा, और यहाँ पे कोई t2 टाइम ले लो, जहाँ पे ये क्या होगा, c2 होगा। क्लियर, c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सीधे हम लिख ले तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 t2 माइनस t1। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एवरेज रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे C2 माइनस C1 नेगेटिव होगा कि नहीं वो पहले देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, T1 है T2 है, तो T2 तो यहाँ पे ग्रेटर देन T1 ही होगा, क्योंकि टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे T1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या फंडा है, पहले C1 जो है वो कम था और C2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2, मतलब कि C2 ज़्यादा है, मतलब कि C2 ग्रेटर देन C1 इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के लिए है, ये पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, कोई परेशानी? क्लियर? ओके, सो वी calculate about average rate of concentration of products and reactants via graphical method. ओके, चलो इसके बाद हम आगे चलेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इंटेक्स का और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंटरवल था। यहाँ पे छोटे इंटरवल के लिए, यहाँ पे सिर्फ इतने इंटरवल के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, फिर ये देखेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, ठीक है, उनको हम कैसे, मतलब कि उसको फाइंड करने के लिए अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डाला हो तो कैसे करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ये डाउन कर लीजिए, आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी स्टडीड, जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ा हुआ है वही लिख रहा हूं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। दिस नेगेटिव साइन विच शोज डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको मालूम है कि ये जो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। जितना ये डिक्रीज होगा उतना ये इंक्रीज होगा। तो वी कैन से हियर इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ये जो फॉर्मूला है वो हमने आगे पढ़ी हुई थी ग्राफ को यूज करके। ठीक है, अब एक बात है जो रिएक्शन हमने आगे देखी हुई है, अगर मान लो कि ये ऐसे ले लूँ मैं, एक रिएक्शन प्लस BB to CC, that means here two reactants with their respective coefficient। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं,
दीज आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोचियो बोल दो, मेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या शो करते हैं? विच शोज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या शो करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स शो करते हैं ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th साइंस, उसमें है ये बात जो है मैंने आपको बताई थी, केमिकल रिएक्शन जो थी उसको कैसे, कोएफिशिएंट को कैसे यूज करते हैं, पर्टिकुलर मोल्स फाइंड करने के लिए कितने मोल्स प्रोडक्ट फाउंड हुआ, कितने मोल्स रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, ठीक है, वो इसको यूज करके हम कर सकते थे, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल दे दूं यहां पे, अगर मान लो कि N2 प्लस 3H2, ठीक है, विच फॉर्म 2NH3, तो यहां पे कुछ लिखा नहीं, मतलब कि है नहीं, 1 मोल है ये, दिस इज 1 मोल, this is 3 moles of H2 which form 2 moles of NH3, so these are stoichiometric coefficient, ठीक है। ये क्या बताता है कि 1 मोल N2 जो है वो 3 moles of H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, 2 moles of एमोनिया मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यही चीज है स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। तो अब इसका क्या यूज है? तो अगर मान लो मुझे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसका यूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव का साइन डेल्टा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हमने यहां पे जो जनरल फॉर्मूला देखा है वो सिर्फ 1 मोल के लिए है, ठीक है। अगर मान लो कि किसी कंसंट्रेशन का C2 माइनस C1 विच इज डेल्टा R या R2 माइनस R1 बोल दो, हमने रिएक्टेंट के बारे में बोला इसलिए, ठीक है। अगर मान लो कि किसी चीज का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आ रहा है 10, ठीक है, 10 आ रहा है। सर आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, यहाँ पे जो मैं अभी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये 10 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C1 बोल दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन T2 माइनस T1 जो आगे हमने देखा हुआ है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसका वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इसका अगर यूनिट देखें तो क्या है, यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, पर टाइम बोल दो, मिनट बोल दो, सेकंड बोल दो, जो भी आएगा। ये यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू मतलब कि यूनिट सेकंड होगा, मिनट होगा, हवर होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर, मतलब कि हम 1 मोल के लिए ही फाइंड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या, मान लो कि ये 2N2 का होगा तो ये तो 2 मोल है, तो हमें तो 1 मोल का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके हमें 5 मोल मिलेंगे 1 मोल N2 के लिए। यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल है ना। अगर मान लो कि 2N2 का जो वैल्यू आ गया है इसका, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 1 है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 होगा, 3 होगा, तो उसके लिए जो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मोल के लिए मिलेगी, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए मिलेगी, ठीक है, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए मिलेगी। वैसे यहाँ पे मैंने बताया N2 प्लस 3H2 2NH3, अगर हमें इसके जैसा हमें फाइंड करना हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका क्या बनेगा, 3 डेल्टा H2 माइनस में आएगा अपॉन डेल्टा T, ठीक है। लेकिन अगर ये तो 3 मोल का मिलेगा, हमें तो 1 मोल का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है ना। अगर इसका वैल्यू अगर मानो कि 30 मोल पर लीटर आ गया, 30 मोल आ गया, ठीक है, तो ये तो 3 मोल के लिए है, हमें क्या 1 मोल के लिए चाहिए, तो बाय डिवाइडेड 3 करना पड़ेगा, ओके। तो यही चीज हम सीधे इक्वेशन में ही डाल सकते हैं, क्लियर आउट हुआ अब, ठीक है।
तो यहां पे अगर कोफिशिएंट 1 से ज्यादा होगा, अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा होगा, इसी वजह से हम यहां पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में डालेंगे, देन जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वैसे यहां पे क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस बी, सॉरी डेल्टा डालना भूल गया, बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सेम एज प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट में क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज होगा तो यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, डेल्टा सॉरी यहां पे 1 अपॉन सी डालना पड़ेगा, कोफिशिएंट सी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे शो करते हैं इन द केस ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जो होता ही है, तो हम ऐसे करेंगे, सभी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यहां पे डिनोमिनेटर में डालेंगे, तो ही हमें क्या मिलेगा, तो ही हमें 1 मोल का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि हमें 1 मोल का ही फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे मोल पर लीटर पर सेकंड और मिनट और हावर जो भी आएगा इसका, लेकिन हमें मोल पर लीटर के लिए चाहिए, इसलिए यहां पे हमें बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं शो करने के लिए, कैसे शो करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, क्लियर। ये सिर्फ मैंने आपको क्लियर आउट करने के लिए बताया कि ये क्यों ऐसे डालते हैं। ठीक है, ओके, अरे बाप रे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब एक दो इक्वेशन लिखता हूं मैं। पहला इक्वेशन जो हमने देखा हुआ है वही लिखता हूं, 3H2 2NH3। ओके, इसको कैसे करोगे, पॉज करो और इसको ऐसे लिखो, वीडियो पॉज करो और इसको ऐसे लिखो। चलो देखते हैं कौन लिखता है, H2Cl2 2HCl। ठीक है, फिर 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है, इसको भी लिखना है, कैसे लिखोगे, पॉज करो और लिखना शुरू कर दो ऐसे। रिएक्टेंट में नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट में पॉजिटिव आएगा, लिखो जल्दी। चलो चलो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया हो तो आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 1 का तो कोई है नहीं तो सीधे ही रखेंगे, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अब एक बात याद रखना, ये जो आगे है वही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, पीछे वाला जो है वो क्या है, वो मोल्स बताता है। H2 मतलब कि वो पर्टिकुलर एटम है कि मॉलिक्यूल है वो बताता है, इससे स्टोक्योमेट्रिक का कोई रिलेशन नहीं है। आगे का जो होगा वही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर आउट होना चाहिए आपका। इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट का तो प्लस आएगा 1/2, पहले 1/2 लिख लेते हैं, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ओके, क्लियर, देख लिया आपने। सेम यहां पे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है और यहां पे 2 है, तो कैसे लिखेंगे, H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 प्लस डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा T। ओके, क्लियर। जिन्होंने लिखा है वो थोड़ा चेकआउट कर लीजिए। ओके, अब कैसे यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, यहां पे 6 है, यहां पे 3 है और यहां पे 3 है। ठीक है, चलो शुरू करो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/5 नेगेटिव
बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 है तो BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी. ओके, देन हियर 1/6. अब H प्लस हियर डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू हियर 1/3 डेल्टा. अब यहाँ पे नेगेटिव मत डालना, दीज आर प्रोडक्ट्स. सो ओके, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव आएगा नहीं. ठीक है, BR 2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी. ओके, क्लियर, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा. ओके, क्लियर इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ अब ये तो शो हो गया. अब एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा. ये स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलते हैं. चलो, अब एक क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन है 4.2, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही लिखूंगा. ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहता है. यहाँ पे द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ठीक है, इन अ CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initial the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. मतलब कि आप मान लो कि यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है 2N2O5 which is gas form which dissociation reaction, और यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ये दो. ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रहा है, जहां पे यहां इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हमें दिया गया है C1 बोल देते हैं इसको. ये है 2.33 मोल पर लीटर. ठीक है, एंड आफ्टर 184 मिनट्स, मतलब कि ये अगर आफ्टर 84 मिनट्स मतलब T इज इक्वल टू 184 मिनट्स. ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इट इज रिड्यूस्ड. C2 दिया गया है 2.08 मोल पर लीटर. द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है मोल पर लीटर टर्म्स ऑफ हवर्स, मतलब कि यहां पे हवर भी आना चाहिए एंड मोल पर लीटर एंड मिनट में भी करना है एंड मोल पर लीटर सेकंड में भी करना है. और ये जो है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि इसका फाइंड करना है, और यहां पे करना है प्रोडक्शन रेट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये भी करना है. मतलब कि ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, और ये भी हम कर लेंगे ये. ठीक है, ये सभी चीजें फाइंड कर रही हैं, और इन ये जो अलग अलग यूनिट है यहाँ पे हावर, मिनट, सेकंड, इसमें हमें फाइंड करना है. तो कैसे करोगे, हाउ वी कैन फाइंड दिस. नाउ यहाँ पे C1 C2 दिया गया है, हम बोल सकते हैं इनिशियल और ये फाइनल है. तो यहाँ पे अगर मान लो कि हम T इज इक्वल टू 0 मिनट ले ले, क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं हो रहे तो वहां पे तो टाइम 0 ही होगा. ओके, क्लियर. तो इतना क्लियर हो गया. क्या बोलना चाह रहा है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन है जिस पे रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड. ठीक है, वहां पे 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और 1 मोल्स ऑफ O2 मिल रहा है. ठीक है, तो हमें इसका एवरेज रेट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स है, इसका हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. ठीक है, और फिर इसका निकालना है और इसका हम एक्स्ट्रा में
निकाल देंगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो एवरेज रेट को फाइंड करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें जो आगे की आगे हमने जो देखा हुआ था वैसे ही हम लिख लेंगे। यहाँ पे मोल्स जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इनको यूज करेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 नेगेटिव आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। और एक चीज अब यहाँ पे चलो आगे देखेंगे, यहाँ पे होगा डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो 1 है तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये चीज का दिया हुआ है डेल्टा N2O5, मतलब कि हमने आगे देखा था कि डेल्टा R इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, देखा था ना, ये हमने देखा था। R क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही डाल देंगे, ये पोर्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 माइनस, अब ये जो है पूरा मतलब कि ये इसका ये R2 मतलब ये रिएक्टेंट का N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ये 2.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 2.33 बाय डेल्टा T, मतलब कि T2 क्या है 184 माइनस 0, T2 ये T2 है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, T2 और ये T1, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 184 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस में है? मिनट में है, तो यहां पे लिखते हैं मोल पर लीटर, यहां पे मैं लिख लेता हूं पर मिनट। ठीक है, क्लियर? तो 1/2, अब 208 माइनस 2.33, अभी कैल्सी कहां गई? चलो कैल्सी आ गई, चलो सर करो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। 2.33 विच इज 0.-0.25 184 मोल पर लीटर मिनट। ठीक है, वही है सेम है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 0.25 अपॉन 184, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू एक बार वापस कर लेता हूँ, 2.33। ओके, चलो अब यहाँ पे 0.25 बाय 184 इज इक्वल टू 5 बाय 184, बहुत ही कम है, बाय 0.25 बाय 184 बाय 2 विच इज 0.000679। ठीक है, मोल पर लीटर मिनट, ये वैल्यू आ गई। तो इसको डेसिमल को खिसका के यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि जब डेसिमल को हम लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 पे कितना पावर होगा, जितनी प्लेसेस होंगे उतने क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जब राइट लाएंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। जितने प्लेस ले अगर मानो कि लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे
ऐड होगा मतलब कि पॉजिटिव आएगा, और राइट में ले जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा मतलब कि नेगेटिव आएगा पावर। तो यहाँ पे हम क्या पे ले जा रहे हैं, राइट पे ले जा रहे हैं 1 2 3 4 6.7 इंटू 7 9 लिख लेते हैं 10⁻1 2 3 4 -4 मोल पर लीटर मिनट। ठीक है, ये आगे सब किया करवाया हुआ है। 6 पॉइंट, अभी बोर्ड को क्या हो गया, चलो 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर किसका आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर N2O5। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, कोई भी एक फाइंड करना है जो हमें जिसकी वैल्यू दी गई है वो फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको हमें करना है, इसको चेंज करके, मिनट को चेंज करके। तो आपको मालूम है कि 1 मिनट पहले हावर में डालते हैं, इज इक्वल टू 1 आवर बोल दो, आवर ही बोलते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, पहले से ही दिखाना पड़ेगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हमें मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको यहाँ पे ले आओ, 1 आवर अबाउट 60 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 1, या फिर 1 आवर को यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 60 मिनट इज अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 1, दोनों का वही होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये चीज़ जो चाहिए वो हमें किस में चाहिए, ये हमें चाहिए हावर में चाहिए। ठीक है, हावर में चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि मिनट को हमें कैंसिल करना है, हावर को लेना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट है, इंटू ये करेंगे 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ठीक है, तो मिनट कैंसल। अब ये कैसे हुआ सर, जिसको कट करना है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमें इन दोनों में से ऐसा लेना पड़ेगा कि वो कट हो जाए, मतलब कि वो डिनोमिनेटर में है। तो मैंने क्या किया कि ये मिनट ऊपर आना चाहिए, तो ये मिनट कट होगा, तो ही हावर बचेगा। ठीक है, अगर ये मैं ये लूंगा तो मिनट स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना, इसीलिए। ठीक है, तो अभी ये हो गया, तो 1 आवर आ गया। अभी आप देखिए मोल पर लीटर हावर ये आ गया। अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6.79 इंटू 6 40.74। अब यहाँ पे एक 10 बाकी है, यहाँ पे एक 10 बाकी है, तो यहाँ पे 10 को अगर मान लो कि 10⁻1 होगा तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बुक में डेसिमल चेंज किया होगा तो भी देख लेना आप, वही यही होगा। -4 होगा तो इसको क्या क्या होगा, यहाँ पे ले गए होंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हावर में मिल गया। ठीक है, अब ये हावर में मिला, लेकिन हमें तो सेकंड में भी चाहिए। आप बोलोगे सर सेकंड में भी चाहिए, तो 1 मिनट को और सेकंड का क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड को यहाँ पे लेके आओ, 1 मिनट बाय 60 सेकंड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना। और अब ये क्या करो, 60 सेकंड को ऐसे ही रखो, 1 मिनट को वहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड इज अपॉन 1 मिनट, तो आप इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सेम ही है। तो यहाँ पे से हमें कैसे इसको कैसे मतलब कि कौन सा यूज़ करेंगे, तो यह यूज़ करेंगे, क्योंकि मिनट डिनोमिनेटर में है यहाँ वहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया हावर वाला। ठीक है, 1 मिनट वाला हम करेंगे तो 6.79 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, मोल पर लीटर मिनट इंटू, अब ये करेंगे 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। ठीक है, ये निकाल देता हूँ मैं,
ओके चलो, ये क्या हो रहा है, ये बोर्ड ऐसे ही रखा हुआ है इसलिए अभी वो थक गया है, ठीक है, इसलिए। चलो अब यहां पे मिनट मिनट कैंसल, ठीक है, मिनट मिनट कैंसल हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.79 बाय 6 इक्वल टू 1.131 इंटू, अब यहाँ पे 10 है, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है, तो ये सेकंड में भी मिल गया। ओके, पहले पूछा था हावर में, मिनट में, सेकंड में, दोनों मिल गया। ओके, थोड़ा आंसर हो सकता है, हाँ वही आ गया, वही है, थोड़ा 1.1 है, डेसिमल चेंज होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 4NO2 वाला। अब आप देखिए इज इक्वल टू वो ही है, क्यों ऐसे लिखा हो सर, आपने इज इक्वल टू क्यों लिखा, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा ना, तो इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया, अभी ये निकाल देता हूं मैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना है तो। ओके चलो, अब ये निकाल देता हूं, इसको हमें यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पे हमें मिला हुआ है 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 प्लस डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। अब ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड की है, वो मिनट वाले ही डालेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनट है, 9 × 10⁻⁻4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय NO3। तो यहाँ पे लेके आओ 79 × 10⁻⁻4 इंटू 4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, ठीक है, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 6.79 इंटू 4 विच इज 27.16 इंटू 10⁻⁻4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। दिस वन इज अ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। अब ये बोनस, इस बोनस को फाइंड करोगे आप, सिंपल है, ऐसे ही देख के पता चल जाएगा, ठीक है, ये बोनस है, इसको एक्स्ट्रा है, आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने इंटेक्स क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो भी हम करेंगे, लेकिन जो थोड़े थोड़े इंटेक्स क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर आउट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो सभी क्लियर आउट करने के लिए टाइम अभी कम पड़ेगा। ओके, तो राइट डाउन, आगे चलते हैं। अभी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट हम देखने वाले हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो आगे हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे हमने बोल सकते हैं आप ग्राफ देखे थे, जिसमें अगर मान लो कि ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमने आगे लिया था, ठीक है, वो पर्टिकुलर, ये मान लो कि कोई T1 है टाइम है, ये T2 टाइम है, तो यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन होगा, ये C2 कंसंट्रेशन होगा। तो ये पोर्शन बहुत ही बड़ा था, यहाँ पे जो ये पोर्शन है बहुत ही बड़ा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने लिया था, ये कोई मान लो कि T1 है और ये कोई मान लो कि T2 है, तो ये कंसंट्रेशन 1 होगा, ये कंसंट्रेशन 2 होगा। तो ये जो पोर्शन था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है, बहुत ही, मतलब कि ये टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा थी, बट फॉर शॉर्ट इंटरवल, मतलब कि बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम
इनको एक्सप्रेस करने के लिए ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसमें हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करते थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये छोटा इंटरवल है, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि ये जो है वो इंटरवल कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि छोटा होगा, एकदम छोटा होगा, छोटा होगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम ऐसे डालेंगे, इसको आई बोलते हैं, आई थिंक बुक में इसको, हाँ, रेट के लिए स्मॉल आर दिया गया है, आई और आई एन एस टी, इंस्टा मत बोलना इसको, इंस्टाटेनियस रेट है, ठीक है। तो इसको डी से डिनोट होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा है इसलिए माइनस डी, डेल्टा की जगह माइनस डी को यूज करते हैं, बस यही चेंज है, डी टी होगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी डी टी होगा, नहीं डेल्टा टी ही है। तो यहाँ पे बस यही चेंज है कि ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है, इसे यहाँ पे डी यूज़ करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा, उसके बारे में हम फिजिक्स में डी यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डी आर अपॉन डेल्टा टी, डी पी अपॉन डेल्टा टी, बस यही है, कोई चेंज दूसरा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो आज हमने क्लियर आउट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, राइट डाउन।